नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेल्थ मैनेजमेंट इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज़ में जिसका टाइटल व्हाई डू ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, इस सीरीज़ में हमने अभी तक 10 पॉइंट कवर किए हैं। तो आज मैं आपके सामने 11th पॉइंट लेकर आया हूँ। ये इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो देखें। डेफिनेटली आपको उन पॉइंट्स से काफ़ी फ़ायदा होगा और उन पॉइंट्स को समझने के बाद ये जो आने वाले पॉइंट्स हैं दे विल मेक मोर सेंस। तो दोस्तों शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 11 से। रिटेल निवेशक जब मार्केट में नया नया आता है तो उससे एक बहुत बड़ा डिसबिलीफ होता है, बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि अच्छी कंपनी एक अच्छा स्टॉक होता है, जबकि हमेशा ये बात सही नहीं होती। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ भारतीय एयरटेल की। भारतीय एयरटेल इंडिया की काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन क्या उसका स्टॉक आज की डेट में अच्छा है? क्या हमें वो स्टॉक बाई करना चाहिए? तो दोस्तों आंसर उसका नहीं है। रीज़न ये कि आज की डेट में टेलीकॉम सेक्टर टोटल बैठा हुआ है, इट्स नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। तो अगर आप ये भारतीय एयरटेल लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक अच्छा स्टॉक नहीं होगा। तो अच्छी कंपनी हमेशा एक अच्छा स्टॉक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए हमें कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखना है कि क्या ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर परफॉर्म कर रहा है तो ये फिर फेज़ 2 में होना चाहिए। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 8 में कहा था, किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये फेज़ 2 में है या नहीं है। तो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 11। नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में रिटेल निवेशक जो एक गलती करता है कि वो स्टॉक को गलत टाइम पे खरीदता है। न्यूज़ में आता है कि ये स्टॉक आज 4% चढ़ा, 5% चढ़ा, 6% चढ़ा, तो उन न्यूज़ के इसमें वो आके ये स्टॉक को ख़रीद लेता है। तो लेकिन सही तरीका क्या है स्टॉक को ख़रीदने का? स्टॉक को सही तरीका ख़रीदने का ये है कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो हमें उसको एनालाइज करना चाहिए, हमें उसकी प्राइस मूवमेंट समझनी चाहिए। उसके बाद उस स्टॉक को रुकने का वेट करना चाहिए ताकि वो रुके, थोड़ा करेक्शन आए उसके अंदर। करेक्शन आने के बाद हमें वो स्टॉक लेना चाहिए। तो आमतौर पे होता क्या है कि रिटेल निवेशक स्टॉक को ख़रीद लेता है और उसके बाद वो करेक्ट करता है, स्टॉक करेक्ट होकर नीचे आ जाता है और एंड द रिटेल निवेशक लूजेज द मनी एंड द पेशेंस। So we should not buy the stock at the wrong time. We should wait for it. हमें इंतज़ार करना चाहिए कि ये स्टॉक कब करेक्ट होगा, थोड़ा उसमें प्राइस थोड़ा नीचे आ जाए तो उसके बाद we should buy the stock। दोस्तों पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 13 is a golden rule which every investor, every trader should follow। वो रूल ये कहता है कि जब भी हम कोई शेयर खरीदें तो हमें हमेशा शेयर डिप्स पे खरीदना चाहिए, यानी कि जब उसमें करेक्शन हो गई हो उस वक्त खरीदना चाहिए। और हमें स्टॉक बेचना तब चाहिए जब उसमें उछाल आया हो, यानी कि उसमें प्राइस इंक्रीज हुआ हो। तो बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, दिस शुड बी ऑलवेज फॉलोड। हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही डिबेटेड क्वेश्चन है कि हमें पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए। आमतौर पे जो मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि आपको पोर्टफोलियो में कम से कम 10 स्टॉक्स रखने चाहिए। तो अगर आपके पास सपोज कीजिए पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो आपको 10-10 हज़ार के 10 स्टॉक खरीद लेने चाहिए। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं समझता हूं कि हमें एक ख़ास तौर से एक नए रिटेल निवेशक को मैक्सिमम 4 या 5 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, जिसको मैनेज करना भी आसान है। लेकिन ये 5 स्टॉक्स 5 डिफरेंट सेक्टर्स से होने चाहिए और वो पांचों सेक्टर परफॉर्मिंग सेक्टर्स होने चाहिए, टॉप सेक्टर्स होने चाहिए। अब इसका रीज़न ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप 5 डिफरेंट स्टॉक्स 5 डिफरेंट सेक्टर्स से लें। इसका रीज़न ये है कि अगर आमतौर पर यह देखा गया है कि एक सेक्टर अगर एक दिन परफॉर्म नहीं करेगा तो उस सेक्टर के एसोसिएटेड जितने भी स्टॉक्स होंगे वो सब उस दिन डाउन होंगे। अब सपोज कीजिए अगर आपके पास 5 स्टॉक एक ही सेक्टर के हैं तो यू माइट फाइंड कि कुछ दिन आपका पूरा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि आपके सारे स्टॉक्स एक ही सेक्टर के हैं। तो इस वजह से हम जब स्टॉक्स डिफरेंट सेक्टर्स के लेंगे तो ऐसा हो सकता है कि शायद एक स्टॉक परफॉर्म ना करे, एक सेक्टर परफॉर्म ना करे, या 2 सेक्टर्स परफॉर्म ना करे, लेकिन बाकी के 3 सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे और वो आपके पोर्टफोलियो को नीचे जाने नहीं देंगे। उसका नेट वैल्यू जो होगा वो नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि 4 या 5 स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखें और 5 स्टॉक अच्छे सेक्टर्स के होने चाहिए
एंड डिफरेंट सेक्टर्स के होने चाहिए। तो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 14। उसके बाद पॉइंट नंबर 15, ओवर मॉनिटरिंग ऑफ द स्टॉक्स। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि ये अपना ECG देख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये अपना ECG मॉनिटर नहीं कर रहा है, ये अपने स्टॉक्स को मॉनिटर कर रहा है। तो दोस्तों ये ओवर मॉनिटरिंग ऑफ स्टॉक्स कैन बी ए हैजर्ड, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर सपोज करें आपने एक स्टॉक खरीदा है, देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट कि मैंने एक अच्छा चुनाव किया है। स्टॉक को खरीदने से पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन एक बार हमने स्टॉक खरीद लिया, देन वी शुड स्टिक टू इट, वी शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर डिसीजन। हमने जो भी फैसला लिया हमें उस पर पूरी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, एंड वी शुड नॉट ओवर मॉनिटरिंग करके हम अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। सो वी शुड नॉट ओवर मॉनिटर स्टॉक्स को करना मेरा ख्याल है सही नहीं है। उसके बाद दोस्तों स्टॉप लॉस। अब ये देखिए इस पिक्चर में मोदी जी का ये ग्राफ दिखाया गया है कि इनका ग्राफ वक्त के साथ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है इनके अगर मोदी जी के नाम का कोई शेयर होता तो उसमें मेरा ख्याल है कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब हम मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं तो उधर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये स्टॉप लॉस क्या होता है आप तो खैर जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टॉप लॉस के बारे में। अगर आपने 100 रुपये का एक स्टॉक खरीदा तो आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई ये स्टॉक अगर 85 पे आ जाए तो मैं इस स्टॉक को बेच दूंगा, क्योंकि आप ये अज्यूम करते हैं कि 85 पे आने के बाद ये स्टॉक बहुत कमज़ोर हो जाएगा और इसका चांस ये है कि 85 से गिरते गिरते शायद 50 या 60 तक भी पहुंच जाए। तो अपनी लॉसेस को आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं। दैट्स वाई वी पुट दिस स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन स्टॉप लॉस आप कैसे रखेंगे ये डिपेंड करता है टेक्निकल एनालिसिस पे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन या आगे आने वाले टाइम में मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको इन डिटेल बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस से हम कैसे स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस रैंडमली नहीं रखा जाता, ये स्टॉप लॉस एनालिसिस करके रखा जाता है, टेक्निकली एनालाइज किया जाता है एक स्टॉक को, उसके बाद हम उसमें एक स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों स्टॉप लॉस जब आप कोई भी स्टॉक ले तो स्टॉप लॉस हमेशा रखें। ऐसे आंखें बंद करके स्टॉक लेंगे आप तो उसमें आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था पॉइंट नंबर 15। उसके बाद पॉइंट नंबर 16, मैंने देखा है कि यहाँ पर जब एक रिटेल निवेशक आता है तो उसे 2 कैंप्स मिलते हैं। एक कैंप होता है जो कहता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस करो, दूसरा कैंप होता है वो कहता है कि फंडामेंटल एनालिसिस करो। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये दोनों एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक सक्सेसफुल एक कामयाब रिटेल निवेशक बनना है तो हमें टेक्निकल एनालिसिस भी करना पड़ेगा और फंडामेंटल एनालिसिस भी करना पड़ेगा। अब टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस हमें बोलता है कि पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें क्या कहता है? फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये कहता है कि कौन सा स्टॉक हमें खरीदना है, और टेक्निकल एनालिसिस हमें कहता है कि हमें ये स्टॉक कब खरीदना है। और ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस बिलीफ में मत ना रहे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है या फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा है। मेरे हिसाब से ये दोनों एनालिसिस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक निवेशक इन दोनों एनालिसिस का सही इस्तेमाल करे तो मेरा ख्याल है कि ही कैन मेक अ गुड मनी आउट ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों अब मेरा ख्याल है आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स विद यू। अब ये कहा जाता है कि किसी भी इंसान को, किसी भी बंदे को अगर एक नई आदत अपने आप में, नई हैबिट अपने आप में डालनी है तो उसे करीब 30 दिन लगते हैं। तो जो मैंने पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं ये भी एक हैबिट है। ये हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। अगर ये पॉइंट्स को आपने फॉलो किया तो आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन मेक वेरी गुड प्रॉफिट इन द स्टॉक मार्केट। तो अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए एश्योरेंस है कि यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों इसके साथ ही ये सीरीज़ ख़त्म हुई। तो इस सीरीज़ में मैंने आपके साथ 3 वीडियोस शेयर किए थे, वाई डू ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई। इस सीरीज़ के बाद अब मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाऊंगा। तो होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स दें। थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।